यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बोलो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये है यू एक्स आई कैप प्लस यू आई माइनस जी टी जे कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट लो, ये 0 आ जाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे यू एक्स आई कैप का यू एक्स आई कैप के साथ, तो आई आई क्या हो जाएगा सर, यू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात है, प्लस आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, खत्म। अब जे का आई के साथ 0, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो यू आई का होल स्क्वायर, देखो यहां पे यू आई और यू आई का होल स्क्वायर माइनस यू आई इंटू जी टी बराबर 0, इसका इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यू आई इंटू जी टी बनेगा, ठीक है सर। यू एक्स का होल स्क्वायर यू आई का होल स्क्वायर, इस पॉजिटिव रहे तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये टर्म बनेगा बेटा, देखना यू एक्स की वैल्यू रख दो यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू रख दो यू साइन थीटा, यू बाहर चला जाएगा तो यार बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू आई उधर जाएगा तो यू साइन थीटा इंटू जी टी। बताओ कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यू एक्स को यू साइन थीटा और यू एक्स को यू कॉस थीटा, यू वाई को यू साइन थीटा रख दिया, तो ये कट के 1 आ जाएगा, यस सर। तो ये बना यू स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू जी टी। अब देखा यू से यू कटेगा तो इधर यू बचेगा, तो टाइम बराबर आ गया यू बटा जी साइन थीटा, यू बटा जी साइन थीटा, यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, ये टाइम है। अब सबसे पहले इसको तुम एक बात समझो, इसको याद रख लो, याद रख लो, टी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, इसको याद रख लो। ये वो टाइम है जिसके बाद पार्टिकल अपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में आया तो ये याद रखा हुआ काम आएगा, बार बार रट नहीं सकते। तो सर यहां पे इसको लॉजिक बताओ याद करने का, तो सबसे पहला लॉजिक इसका डायमेंशन टाइम का होना चाहिए, और टाइम फ्लाइट क्या होता है यू बाई जी, 2u बाई जी, तो देखो ये 2u बाई जी साइन थीटा नीचे आ गया है, तो सर साइन थीटा नीचे आ गया, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, थोड़ा फील करो कि क्या ये 90 डिग्री एंगल वेलोसिटी वेक्टर का मैक्सिमम हाइट के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, हाँ, तो ये जो टाइम है वो u साइन थीटा बाई जी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, अपवर्ड जर्नी का जो टाइम है वो है u साइन थीटा बाई जी। हाँ सर ये तो सही बात है, तभी तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। यही एक अलग चीज है जिसको हम कहते हैं एमआर स्टैटिक सोच, कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम है u साइन थीटा बाई जी, हाँ है, और उससे बाद ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये टाइम इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर का जो साइन थीटा है वो नीचे चिपका दिया बस, तो इससे बढ़ जाएगा, हाँ, क्योंकि साइन थीटा असल में 1 से कम होता है, तो 1 से कम से मल्टीप्लाई करोगे तो कम होगा, और 1 से कम से डिवाइड करोगे तो ज्यादा होगा। सर ठीक है सर, इसको याद तो नहीं रख पाएंगे तो बेकार बात है, हाँ याद मत रखना, इसको याद रख लेना डायरेक्ट, मैं तो फील दिला रहा था, बस फील दिला रहा था, जरूरी नहीं याद रखना, सीरियसली मत लो। दूसरा फील और दिलाता हूं, अगर मान लो मैंने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, कितने प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री पे, सर आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया यहां से 45 डिग्री, हाँ यहाँ 45 डिग्री प्रोजेक्ट किया, और इस तरह का पाथ जाके ऐसे यहां पे जब कोलाइड कर रहा हो तो कितना एंगल बनाएगा 45। तो अब बताओ ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कैसे, तो एक काम करो ना, इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहां बनाओ, तो बताओ जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था उसका लेंथ ये और डायरेक्शन इधर, इसको ट्रांसलेट करके यहां बनाओगे, अरे रुक जा भाई, इसको ट्रांसलेट करके बनाओगे तो एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाना था 45 डिग्री, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। तो ये कब होगा, सो ये तो टोटल टाइम फ्लाइट के बाद होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि परपेंडिकुलर हो रहा है 2u sin थीटा बाई जी के बाद, क्योंकि टोटल टाइम फ्लाइट तो यही होता है, हाँ। और परपेंडिकुलर कब होता है सर, परपेंडिकुलर होता है u बाई जी sin थीटा, तो दोनों टाइम तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि टोटल टाइम फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी, हाँ है, टोटल टाइम फ्लाइट क्या है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी के बाद परपेंडिकुलर हुआ है, तो ये तो 2t बराबर u बाई जी sin थीटा होता है। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे टाइम, हाँ 45 पे दोनों बराबर आएंगे, देख लो, रखो 45, तो 2u sin 45 मतलब 1/√2 g और 1/√2, √2 से 2 कटेगा, बताओ क्या होगा √2u बाई जी, यहां पे u बाई जी sin 45 मतलब 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, √2u बाई जी। देखो 45 पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई। ये फील दिलाया, बस फील दिलाया कि अगर मैं 45 पे प्रोजेक्ट करूं तो यहीं पे आके ये परपेंडिकुलर हो पाएगा, मतलब टोटल टाइम फ्लाइट के बाद ही परपेंडिकुलर हो रहा है। तो टोटल टाइम फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, और ये है तुम्हारा u बाई जी sin थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 45 डिग्री। तो 45 पे दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए थी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, और ये सेम आ रही, जरूरी नहीं इसको लिखना,
मैं तो बस फील दिलाया है कि ये टाइम ऑफ लाइट u बाई जी साइन थीटा सही है। इसके डेरिवेशन पे मत जाइए, आप एग्जाम में क्वेश्चन को डिराइव नहीं कर पाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड u फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h। एक h हाइट का टावर बनाते हैं। इस h हाइट के टावर से मान लो तुम अपने छत पे बैठ गए, है ना, कहां बैठ गए साहब? अपने छत पे बैठ गए साहब, और अपने छत पे बैठ के पत्थर मार रहे हो, लेकिन तुम पत्थर कहां फेंक रहे हो? सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी तुमने दी है इस पत्थर को। बॉल इज प्रोजेक्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद स्पीड u फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। h हाइट के टावर पे बैठ के बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फेंक दिया। h हाइट के टावर पे बैठ के बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फेंक दिया। हाँ सर, तो बताइए उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, रिस्क नहीं लूंगा मैं, पहले समझा देता हूं। 1D मोशन की 2D मोशन है सर, हवा में फेंक दिया तो ये बॉल आगे जाएगा u से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लाएगा, इसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता जाएगा, कहीं यहां पहुंचेगा। एकदम सही। तो 2D मोशन है, हाँ 2D मोशन है। तो 2D मोशन को सॉल्व कैसे करना चाहिए सर? 1D प्लस 1D के कंसेप्ट से। तो आओ यहां पे 1D प्लस 1D का कंसेप्ट मानते हैं। 1D मतलब x एक्सिस और दूसरा 1D y एक्सिस। अब तुमको यहां में 2 लाइन लिखूंगा और तुम्हें फील आ जाएगा सर रहने दो रहने दो सर, रहने दो। और जबकि नॉर्मल हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मोशन हमें इजी लगता है, और हाइट टू ग्राउंड कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। अरे काहे कबे, कैसे? एक्स और वाई एक्सिस को अगर बांटोगे तो इनिशियल डायरेक्शन में, इनिशियल एक्स एक्सिस में मैंने पूरी की पूरी वेलोसिटी को u दी है। तो एट t इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 0 समय पे एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी तुम्हारी u है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एकदम 0 सीधा फेंका है, तो u इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई सर? u हो गई। एंड वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितना दिया? 0 दिया ही नहीं, मैंने बॉल को सीधा फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है। अच्छा, एक्स में एक्सीलरेशन 0, एक्स में एक्सीलरेशन ही नहीं है, कोई धक्का या खिंचाव, पुलिंग पुशिंग एक्स में है ही नहीं, तो एक्स में कोई फोर्स नहीं साहब, कोई फोर्स नहीं एक्स में। सर वाई में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और मैं g को डाउनवर्ड लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां पे मुझे अगर डायरेक्शन को साइन डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव लूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, ऊपर कुछ होगा क्या? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगी? नीचे होगी। डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? नीचे होगा। तो नीचे पॉजिटिव मानना है यार, नीचे पॉजिटिव मानना है यार, नीचे पॉजिटिव मानना है यार। अच्छा सर, नीचे पॉजिटिव मान लिया, नीचे हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो नीचे के डायरेक्शन में प्लस जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जी जे कैप हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का मोशन कैसा है सर? यूनिफॉर्म। किसी भी इंस्टेंट पे एक्स में वेलोसिटी क्या होगी सर? यू रहेगी। किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, एक्स में वेलोसिटी देखोगे, कोलाइड करते समय भी एक्स में वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा? यू। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई धक्का या खिंचाव नहीं है और एक्स का मोशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो यू 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 यूनिफॉर्म मोशन है। तो सर एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम कैसे निकालेंगे? एक्स का डिस्टेंस किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी अलोंग एक्स इज यू, यूनिफॉर्म है, और टी से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम हो गया यू इंटू टी, यू इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ गए, मजे आ गए। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ क्या होगा किसी भी टी टाइम के बाद? तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो सिंपल ये बनेगा जी टी जे कैप। अरे वाह यार, टी टाइम के बाद अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देखा जाए तो जी टी जे कैप। सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो लगाओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लिख देता हूं यहां पे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में लगाओगे, वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 0 है, तो ये बनेगा सिंपल हाफ जी टी स्क्वायर। सर हमको ऐसा लग रहा है, पक्का लग रहा होगा सर, हमको ऐसा लग रहा है कि पहले से ही आसान हो गया। हाँ, पहले मैंने एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी दे रहा था, अब मैं एक्स में वेलोसिटी दे रहा हूं, वाई में वेलोसिटी मैंने दिया नहीं है। एक्स में एक्सीलरेशन नहीं है, वाई में एक्सीलरेशन है। ऐसे सवाल मोशन इन प्लेन के स्टार्टिंग में मैंने कराया था कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एक्स में दिया था और ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वाई में दे दिया था, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछी थी। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है,
u और x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो किसी भी t टाइम पे उसकी वेलोसिटी वही बनी रहेगी, क्योंकि x में एक्सीलरेशन 0 है, x में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, तो x का मोशन यूनिफॉर्म होगा जैसा पहले से होता आया है। x का मोशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि x में एक्सीलरेशन 0 है। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, तो सर ड्रॉप है। y डायरेक्शन में तो ड्रॉप का केस है सर, ये ड्रॉप और एक्सीलरेशन जी, हां ड्रॉप और एक्सीलरेशन जी, मतलब y डायरेक्शन में मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। अब तुमको ये निकालना है अगर कि बताओ इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? सर मोशन इन वाई एक्सिस कंसीडर करो, ओके मोशन इन वाई एक्सिस कंसीडर करता हूं, लगाओ एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो इनिशियल वेलोसिटी, सर 0 है इनिशियल वेलोसिटी। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई में बोलो h, क्योंकि h हाइट के टावर से मैंने फेंका था, यहां से यहां पहुंचा, सर यहां नहीं पहुंचा यहां पहुंचा। चलो एक काम करते हैं, हम यहां का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 0, h। देखो ना यहां पे अगर ओरिजिन मान लूं मैं, सर ओरिजिन आपने यहां माना था यहां पे देखो ऐसे समझो कि ये मैंने डायरेक्शन नीचे माना था, ऊपर पॉजिटिव माना था, ओरिजिन ये है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, नीचे पॉजिटिव है ऊपर निगेटिव। तो आप ध्यान से समझोगे तो ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां है, तो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब नीचे कितना है, हमें बस इस बात से मतलब है और कुछ नहीं, ओरिजिन का ही मत मानो। ये बताओ कि नीचे कितना है, सर नीचे h आया है और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो हाफ gt स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? सो t इज इक्वल टू होगा √2h/g। मतलब तुम बताना चाह रहे हो कि t डज नॉट डिपेंड्स ऑन u, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नहीं करेगा। और ये पहली बार हुआ है क्या? ये पहली बार हुआ है क्या? कल तुमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, क्या उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दी थी उस पर डिपेंड करा था? एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी दी थी उस पर डिपेंड करा था? सुन यहां पे, अगर तू इसी हाइट से एक बॉल को यू से फेंकता है तो बॉल यहां आके गिरेगा किसी टी टाइम में, ठीक है? और इसी हाइट से बॉल को अगर तू 2u से फेंकता है तो एक्स और वाई का अलग सोचना है यार। तुमने इसको y में कितनी वेलोसिटी दी? 0। दूसरे बॉल को कितनी दी? 0। एक तीसरा बॉल तू और लेता है और इसी हाइट से h से तू इसको 3u से फेंकता है। इन तीनों बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों बॉल का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, 0, ड्रॉप का केस है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल में दिया u, वर्टिकल में 0, इसका वर्टिकल में 0, इसका भी वर्टिकल में 0। और सुन, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, कल भी यही समझाया था। एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन सच में अलग होता है, पहली बार नहीं है ये सच में अलग होता है। अगर तुम एक्स में वेलोसिटी ज्यादा दे दोगे तो इसका मतलब है कि आगे ज्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हवा में ज्यादा देर तक रहेगा, हवा में मतलब यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। और नीचे की तरफ आपने इसको वेलोसिटी दिया है 0, इसको भी दिया है 0, इसको भी दिया है 0। फर्क ये पड़ेगा कि इतने ही टाइम में ये कहीं यहां आके गिरेगा और ये 3u दोगे तो यहां आके गिरेगा। लेकिन इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, इसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये कंसीडर्ड एज अ ड्रॉप इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉप की तरह कंसीडर होगा। पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरे का टाइम फ्लाइट और तीसरे का टाइम फ्लाइट सेम होगा, तीनों का ही टाइम फ्लाइट सेम होगा। अब जिस टावर से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया उसके बेस से जितने डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा उसको कहते हैं हम रेंज। सर रेंज कितना हो जाएगा? रेंज होगा x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो होगा x एक्सिस के मोशन, वो क्या लिखोगे? x का डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। कितनी वेलोसिटी दी है मैंने x में? u। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका? टाइम फ्लाइट है √2h/g। ये रहा √2h/g। मतलब सब इसको आपने फेंका, वेलोसिटी दिया, कह रहा हो वेलोसिटी पे इसका टाइम फ्लाइट डिपेंड ही नहीं करेगा। नहीं, वेलोसिटी पे ये डिपेंड करेगा x की वेलोसिटी पे कि x में कितना दूर जाएगा। देखो बेटा, इसको ज्यादा रफ्तार से फेंकोगे तो ज्यादा दूर तक गिरेगा। ये कितने देर में नीचे आ जाएगा वो x की वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? ये दोनों अलग चीजें हैं कि नीचे कितने देर में आ जाएगा और इधर कितनी वेलोसिटी दी है, दोनों अलग है। हाँ, तुम ऐसे फेंको जल्दी आ जाएगा समझ में आएगी नहीं यार? ठीक है। अब किसी भी टी टाइम पे अगर तुम वेलोसिटी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो होता है बेटा gt, j कैप, और x की वेलोसिटी u i कैप। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। हाँ,
नेट वेलोसिटी वेक्टर इसके मोशन के टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ अल्फा एंगल पे, तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे? tan अल्फा ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ बना लो। सर ये लेंथ बड़ा है, ऐसे रफ बनाया था। ये वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा GT और बेस हो जाएगा U, तो tan अल्फा को तुम लिख सकते हो परपेंडिकुलर GT बटा बेस U। तो कितने टाइम के बाद वो अल्फा एंगल पे चल रहा होगा, यहां से निकाल सकते हो। कितने टाइम के बाद अल्फा एंगल पे चल रहा होगा? अल्फा एंगल पे चलना मतलब नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन। सर नेट वेलोसिटी कितना होगा? तो नेट वेलोसिटी को किसी भी टी टाइम पे x की वेलोसिटी तुम्हारी ui कैप और y की वेलोसिटी gtj कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, नेट वेलोसिटी आ जाएगा। कितना आसान है साहब, ढंग से सोचो तो ये एक टॉपिक है ही नहीं। ढंग से सोचो तो कोई नया टॉपिक है ही नहीं, ये तो बड़ा आसान था। ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन से भी आसान है। सवाल देखिए, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, देखो पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with initial velocity u, ठीक है, with initial velocity u, then the resultant velocity of the projectile at any time t is given as, t टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी। सबसे पहली बात कि ये इस तरह के पाथ पे जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी नेट स्पीड का जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा ui कैप रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में सिंपल gt j कैप होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे Vy बराबर Uy प्लस Ay इंटू टी। बताइए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, प्लस Ay तुम्हारा g टाइम टी, तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी ये हो जाएगा j कैप वाला, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगा Uy कैप। इसका नेट वेक्टर हम निकाल देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कितना आसान है यार, कितना आसान है। तो बताओ क्या होगा? तो ये हो जाएगा Uy कैप प्लस gt j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा बेटा रूट अंडर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम सम हाइट, फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसने थोड़ा सा कांड कर दिया है। इसने कांड ये किया कि दो क्वेश्चन को एक ही पे टाइप कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने शायद एक ही पेज पे दे दिया होगा दो क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये इंडिया है, इंडिया का एरोप्लेन है, ये जा रहा है पाकिस्तान में बम गिराने। अभी पाकिस्तान में बम गिरा के आएंगे हम लोग, चिंता मत करिए, लेकिन उससे पहले सवाल सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर भी बनना जरूरी है ना। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम सम हाइट, किसी एच हाइट से, फ्रॉम सम हाइट एच हाइट से। फाइंड टाइम व्हेन इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब ये बॉल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर कितने टाइम के बाद चल रहा होगा? अब सुनने में लगता है कि भयंकर सवाल है सर, कुछ इस तरह का पाथ पे होगा। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री पे, ये कब होगा? ये कितने टाइम के बाद होगा? बड़ा आसान है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इसका हमेशा वेलोसिटी इसका ui कैप ही रहेगा, जितना फेंका है वही रहेगा। सर 30 i कैप रहेगा। हाँ, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इसकी कभी चेंज हो ही नहीं सकती, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी होती है हमेशा जीटी जे कैप। अब ये कोई भी वेक्टर या यहां पे वेलोसिटी वेक्टर अगर 45 का एंगल बना रहा, तो सर ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है सर? इसका ये वेलोसिटी वेक्टर को यहां पे देखिए ध्यान से, अच्छे से बनाता हूं। ये आपका v मतलब जी टी जे कैप, वी वाई मतलब जी टी, इसको मैं यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है, शिफ्ट कर दो। ये हो गया तुम्हारा वी वाई, ये हो गया तुम्हारा वी एक्स। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, असल में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है वही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो बोला है कि टाइम व्हेन इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर ये चल रहा है। तो यहां पे आप लिखिएगा tan 45, tan 45 इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी वेक्टर जितने एंगल पे होगा। तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया फिर, हाँ आसान हो गया। वी वाई बताइए क्या होगा? सर ये जी टी होगा, और वी एक्स क्या है? 30 है, और यहाँ पे एंगल 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको रख देंगे 1 बराबर जी टी बटा 30। तो t बराबर हो जाएगा 30 बटा g की वैल्यू रख दीजिएगा आप 10, तो t बराबर आएगा 3 सेकेंड। और हालांकि मेरे प्यारे रामलाल्स सवाल देख के तुम्हें समझ आ गया हो कि 1 सेकेंड बाद होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 30x में,
नेट वेलोसिटी वेक्टर 45 पे होगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होगा, मतलब ये भी 30 होना चाहिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको कोई वेलोसिटी दिया नहीं है, नहीं सर वर्टिकल डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल में दिया। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर 0 है तो कितने देर बाद 30 मीटर पर सेकंड होता है, 3 सेकंड बाद, तो आंसर 3 है। तो सर ये डायग्राम नहीं बना, नहीं कंसेप्ट समझ के ये प्रॉपर तरीका है, मैंने पूरा सॉल्व किया बेटा, ठीक है ना। वैसे तुम यहाँ पे डायरेक्ट एमआर स्टार लगाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रॉप ऑब्जेक्ट को जब मैं ड्रॉप करता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो ड्रॉप वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है ड्रॉप वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कह सकता हूं कि मैंने ड्रॉप किया है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब 45 डिग्री पे चलेगा तभी जब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है 30, तो वर्टिकल वेलोसिटी बेटा 30 3 सेकंड के बाद ही तो होगा, तो आंसर आ गया 3 सेकंड आंसर। तुम कहाँ यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हो, tan थीटा लिख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, करना जरूरी है। चलो अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल ये है बेटा, ये मिटा दो, ये हमने कर लिया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है कि मैं बम उठाया एक बहुत ही भारी और ले चला पाकिस्तान, पाकिस्तान को उड़ाना है मुझे, और ये रहा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ये रहा तुम्हारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर, तू है यहाँ पे पाकिस्तानी, सर हम भारतीय नौजवान है, नौजवान है, तू अकेला नौजवान है, देख इधर नौजवान मेरे, देख इधर, ये बाबू जलेला है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान, और ये है इंडिया का एरोप्लेन। अब साहब इंडिया का एरोप्लेन लेके मैं चला पाकिस्तान में बम गिराने, और पाकिस्तान में बाबू जलेला के घर पे मुझे बम गिराना है। बाबू जलेला लेक्चर देख रहा होगा, अरे तू दूसरा बाबू जलेला तेरा भाई है वो, तू नहीं है, तू तो भारत में है हाँ, तो इस बाबू जलेला के घर पे मुझे बम गिराना है। अब मैं आराम से बैठ गया यहाँ पे, और मेरे एरोप्लेन की जो रफ्तार है वो है 500 मीटर पर सेकंड, ये एमआर, और ये हमारे हाथ में एक बम, इसको मुझे पाकिस्तान में जाके गिराना है। अब मैं एरोप्लेन के छत पे बैठा, बम लेके खड़ा हूं, एरोप्लेन जा रहा है 500 मीटर पर सेकंड से, मैं यहां पे बम लेके खड़ा कि मैं पाकिस्तान में बम गिरा के आऊंगा, ठीक है। अब मैं जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पे हूं। अब जब मैं बम को ड्रॉप करूंगा तो उस बम का, ये जो है ना बॉल मान लो बम है ये, बॉल का या ऑब्जेक्ट का पाथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसा होगा अगर मैं उसको ड्रॉप कर दूं तो मैं एक ऐसे जगह से ड्रॉप कर रहा हूं जो रेस्ट में नहीं है, मूविंग है। एरोप्लेन की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, मेरे वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, मेरे हाथ की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, मेरे हाथ में बम, उसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड आ गई। अब मैं ड्रॉप करूंगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बम पहले मोशन में था, मैंने क्या किया कि जस्ट अपने हाथ से उसको छोड़ दिया। पहले वो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था लेकिन मैं उसको पकड़ के रखा था। अब जैसे ही मैं इसको ड्रॉप कर दूं, इसको रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, तो मैंने इसको मूविंग फ्रेम से ड्रॉप किया है। तो इसके मूविंग फ्रेम के पास होने की वजह से जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी कॉपी हो जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बाबू जलेला के मकान को उड़ा देना चाहता हूं तो क्या मैं बाबू जलेला के घर के जस्ट ऊपर जब अपना फाइटर प्लेन लेके जाऊंगा तभी बम को ड्रॉप करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि बम एक ऐसे प्लेन में है जो 500 मीटर पर सेकंड चल रहा है। अगर मैं यहां पे जाके बम गिराऊं तो बम यहां गिरेगा तो सही, लेकिन सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ये सीधा नीचे गिरता अगर ये फाइटर प्लेन को मैं यहां पर रेस्ट में ला देता तो ऐसा पाथ होता, लेकिन फाइटर प्लेन बेटा मूविंग है, तो बम को गिराऊंगा ना तो बम का पाथ ऐसा होगा, बम कहीं जाके यहां गिरेगा। तो सर क्या करना चाहिए? तो मुझे वैसे भी पाकिस्तान में घुस के बम थोड़ी ना गिराना है। अगर मैं पाकिस्तान के बाउंड्री के बाहर चला जाऊं, अगर मैं सीमा के अंदर घुस जाऊं, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस जाऊं तो मुझे ही उड़ा देगा। तो मैं क्या करूंगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले ही, फील करना बेटा कैसे बम गिराते हैं सीखो, पाकिस्तान के बॉर्डर से पहले ही किसी एक्स डिस्टेंस पहले मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो यहां पे जैसे मैं इसको ड्रॉप करा तो इसका कुछ पाथ इस तरह का होगा और एक्स डायरेक्शन में हमेशा आगे की तरफ 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। तो कितने डिस्टेंस पहले मुझे इस बम को ड्रॉप कर देना चाहिए, यही सवाल है। कितने डिस्टेंस पहले बम को ड्रॉप कर देना चाहिए? तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अगर इसको ड्रॉप करूं तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो टाइम फ्लाइट होगा सिंपल √2h/g। सर यहां पे x की वेलोसिटी पे टाइम फ्लाइट डिपेंड नहीं करता, तो √2h की वैल्यू 2000 मीटर,
डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल होगा। देखो बेटा रूट 400 मतलब 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड लगेगा बम को नीचे बाबू जलाला के मकान में गिरने में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उतने देर में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल आगे ट्रेवल कर लेगा? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉल आगे ट्रेवल कर लेगा, ये वाला डिस्टेंस मैं सीधा ये वाला निकाल लेता हूं। एक्स की वेलोसिटी वो चेंज हो गई नहीं, एक्स में एक्सीलरेशन है नहीं, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स की वेलोसिटी 500 मीटर और गुना 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पे 000 है ना मीटर, मतलब ये इकाई दहाई से 10,000 मीटर हो गया। 10,000 मतलब 10 किलोमीटर। वाह सर क्या बात कर दी, मतलब 10 किलोमीटर पहले ही बम गिरा दोगे? हाँ, 10 किलोमीटर पहले मैं बम गिराऊंगा, तब जाके बम यहां पे आके इसके मकान को उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट में नहीं है मेरा प्लेन मूविंग है। मेरा प्लेन कैसा है? मेरा प्लेन मूविंग है। ऐसे सवाल और भी पूछे जाते हैं, जैसे एक मिनट, ये सवाल मैंने ऐसा ही एक और लिया हुआ है जिससे मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूं। ये वाला सवाल देखिए। अब बमर लो भैया, एमआर बमर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। हाँ लो, ये मैं बमर हूं और मैं इस बार 150 मीटर की स्पीड से लेके जा रहा हूं। चलो मैं बमर नहीं हूं, मैं बेचारा एरोप्लेन लेके एमआर आ रहा हूं, है ना, बाढ़ राहत कार्य में, और तुम्हारा गांव पानी से डूबा हुआ है। तू यहां पे रामलाल का घर है ना, रामलाल का घर है 3 मंजिला, और रामलाल अपने घर के चलो एक ही मंजिला, गरीब रामलाल है बेचारा, गरीब रामलाल है। रामलाल अपने घर पे खड़ा है, कटोरी लेके, बहुत भूखा है, और ये पानी से घर इसका डूबा है। रामलाल बहुत भूखा है, रामलाल का घर पानी में डूबा है। रामलाल बहुत भूखा है क्योंकि रामलाल का घर पानी में डूबा है। इधर से मैं आया एमआर और मैं लाया तुम्हारे लिए खाने के लिए फूड पैकेट। अब मैं फूड पैकेट एरोप्लेन से नीचे ड्रॉप करूंगा। अगर मैं फूड पैकेट एग्जैक्टली तुम्हारे हेड पे ड्रॉप करूं तो फूड पैकेट तुम्हारे हाथ में नहीं गिरेगा, इधर पानी में जाके गिर जाएगा और तुम भूखे के भूखे रह जाओगे। तो बताओ, चलो यहां पे लिख दो एमआर, बमर हटा के लिख दो एमआर। एमआर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर। कितने मीटर की हाइट पे हूं? 78.4 मीटर। अब देखो एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। अब तुमसे बोलेगा 78.4, तो 80 मीटर समझना। सर आपने झोल कर दिया 1.6 मीटर का, बेटा झोल करके आंसर तुम्हें आसानी से निकालना सिखाऊंगा, चिंता मत करो। द पायलट हैज टू ड्रॉप अ बम, नहीं, एमआर हैज टू ड्रॉप अ food for a Ramlal at what horizontal distance from the target should her release the bomb? बताओ इस रामलाल से कितने डिस्टेंस पहले मैं फूड पैकेट को गिरा दूंगा? पता नहीं आधा बच्चा इसमें कंफ्यूज, सर हमको तो एक ही चीज कंफ्यूजन हो रहा है सर कि सर सवाल में बम लिखा आप फूड पैकेट गिरा रहे हो। सर ये डाउट क्लियर कर दो, सर ये डाउट क्लियर कर दो कि सवाल में तो लिखा है बमर, फूड पैकेट की बात आप कर रहे हो, सर ये कैसे होगा? सर ये नहीं समझ में आया, बाकी सब ठीक है। अरे बेटा फिजिक्स सीख ले, ये तो बस कहानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पहले मैं रामलाल के घर से कितने डिस्टेंस पहले गिरा दूं? तो सुनना ढंग से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलो कितना है? 150 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब मैं बॉल को ड्रॉप करूंगा तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 मिलेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 150 मिलेगा। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? √2h/g से। तो टाइम फ्लाइट हो जाएगा सिंपल 4 सेकेंड। कैसे सर? यहाँ पे h को रखो ना 80, निकाला हुआ है, रखो 80, तुम कैलकुलेट करो, 4 सेकंड लगेगा। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा x में? तो रेंज निकाल लो, x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x की वेलोसिटी 150 और टाइम ऑफ फ्लाइट 4, मतलब तुम्हारा हो जाएगा 600 मीटर। तो 600 मीटर पहले मैं फूड पैकेट को गिरा दूंगा, तभी रामलाल के हाथ में जाके मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोरदार एकदम। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन of coordinate at t is equal to 0 and the moves in a xy plane with a constant acceleration alpha in a y direction. Its equation of motion is this, its velocity component in the x direction is देखो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा पढ़ लो। ये असल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे सवाल है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉल को ux वेलोसिटी से थ्रो कर दूं, u वेलोसिटी से थ्रो कर दूं, वर्टिकल वेलोसिटी मैंने दिया है 0, है ना, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा जी। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दिया y इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत निकालना आसान है, कैसे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है x और y का रिलेशन।
तो x का रिलेशन लिखोगे तो सिंपल u इंटू टी होगा। हाँ सर, x का रिलेशन तो ut होता है। और y यहां पे क्या आया था, देख लो पीछे जाके, हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू निकाल के बस इसमें रख दो, तो बताओ क्या होगा। y बराबर हो जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू x बाई यू, तो x स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, ये आएगा सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर बीटा एक्स स्क्वायर दे दिया, y बराबर क्या दे दिया, बीटा एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। सर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी है वो सारा बीटा है। हाँ, तो सारा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा g बटा, और g का वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस में रिलेशन अल्फा दे दिया, तो इसको अल्फा बोल सकते हैं आप, अल्फा बटा 2u स्क्वायर। यू स्क्वायर को यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा बटा 2 बीटा का रूट, ये होगा वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। यही तो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेन यहाँ पे निकालना था। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना बड़ा आसान है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो इस तरह के पाथ को फॉलो करके आएगा। हाँ सर, इस तरह के पाथ को फॉलो करके आएगा। अब तुम्हें एक्स और वाई को अलग अलग डील करना है। तो किसी भी टाइम पे अगर आप यहां से एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट होगा u इंटू टी, और वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो y इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं एक्स बाई यू, तो एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक बढ़िया सवाल और है, देखिएगा जोरदार। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी रूट अंडर 2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट स्मॉल h, ऑफ हाइट स्मॉल h, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट स्मॉल h। इसको मैंने वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ये दिया है बेटा, ये देखो लिखा है बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी रूट अंडर 2gh, with velocity root under 2gh along x axis। x axis में कितनी वेलोसिटी दिया मैंने, रूट अंडर 2gh, ठीक है सर। टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट, इट स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस x। तो ये फुट ऑफ द टावर से x डिस्टेंस पे स्ट्राइक किया है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू पूछा है। देखो बेटा एक बात बताओ, तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहे कितनी भी वेलोसिटी दो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी, ये तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी फेंकेंगे तो टाइम फ्लाइट रूट अंडर 2h बाई जी होगा। हाँ, रेंज तुम्हारा x दे दिया है, x होगा x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। x एक्सिस की वेलोसिटी बताइए क्या है, रूट अंडर 2gh, और टाइम फ्लाइट क्या है, रूट अंडर 2h बाई जी। अब दोनों में रूट रूट लगा तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4g 4gh स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे g से g कटेगा तो ये आ जाएगा। देखो बेटा 4 बाहर जाएगा तो 2 और h बाहर जाएगा तो h, 2h इज योर करेक्ट आंसर। तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2h, रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h। समझ आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉमर भाई साहब ये बॉमर पीछा नहीं छोड़ रहा। प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 500 मीटर पर सेकंड, बहुत सही, 500 मीटर पर सेकंड से प्लेन चल रहा है। एंड अ बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम इट, रिलीज का मतलब यहां से ड्रॉप किया, तो बम को ड्रॉप करने से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना प्लेन का था इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसको उतना मिल जाएगा। एंड अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट्स रेस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, बहुत सही। ये ग्राउंड पे कितने देर में पहुंचा वो टाइम बता दिया। एट एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, कितने एंगल पे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। एक बात बताओ, कितने देर बाद ग्राउंड पे पहुंचा है सर, 10 सेकेंड बाद। ये रहा। तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितने प्यार से मैंने आपको बताया है कि जीटी होता है। तो जीटी मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा जो था वही रहेगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा है एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इस एंगल पे मान लो स्ट्राइक किया है तो इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें साफ साफ पता है कि ये वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है तो इसका
इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ग्राउंड का मतलब ये ग्राउंड हुआ, तो ग्राउंड से कितने एंगल पे स्ट्राइक किया है अल्फा पूछा है। तो सर कैसे निकाले, काम करते हैं, वी वाई को यहाँ ले आते हैं। तो ये हो गया वी वाई, देखो ये हो गया तुम्हारा वी एक्स, ये हो गया वी वाई। टैन अल्फा लिखो, टैन अल्फा लिखेंगे सर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा वी वाई और बेस हो गया तुम्हारा वी एक्स। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू, बोलो वी वाई बोलो 100 और वी एक्स बोलो 500। 00 से 00 कैंसिल होगा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। tan 1/5 नहीं, tan इनवर्स 1/5। कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर आपने tan अल्फा लिया परपेंडिकुलर ऑन बेस, सर आप इसको भी तो नीचे ला सकते थे, ले जा सकते थे, ले आते हैं। देखिए ये रहा आपका Vx, ये रहा आपका Vy। हाँ सर इस Vx को नीचे क्यों नहीं ले आओ, Vx को नीचे ले आओ, ये बन गया Vx। अब यहां से एंगल तुम लोगे कुछ बीटा, लेकिन तुम्हें ग्राउंड से कितने एंगल पे कोलाइड किया वो पूछा है। देखो ना, एंगल एट विच इट स्ट्राइक ग्राउंड विल बी, ग्राउंड ये रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ग्राउंड से कितने एंगल पे ऐसे स्ट्राइक किया। वर्टिकल से एंगल नहीं पूछा, वर्टिकल से पूछता तो लिख देता, ये पूछा ग्राउंड से कितने एंगल पे स्ट्राइक किया ये, और कितने एंगल पे स्ट्राइक किया मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा उतनी ही रहेगी, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल मैंने दिया था 0। अरे प्लेन हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा बॉल को, वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो टी टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा जीटी के बराबर। टी टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीटी के बराबर। चलिए, अ बुलेट इज फायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ टावर व्हाइल अ स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक बुलेट को मैंने फायर किया और स्टोन को ड्रॉप किया, तो हॉरिजॉन्टली फायर किया और इसको ड्रॉप किया, दोनों सेम टाइम लेगा नीचे आने में। बुलेट एंड द स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बुलेट एंड स्टोन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। बहुत मेहनत से बेटा मैंने ये सिखा दिया आपको। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। चलो मजे आएंगे। अब यहां पे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ दिया, हालांकि ये नीट में आज तक नहीं आया ऐसे सवाल, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। सवाल कैसा है ध्यान से देखिएगा। सवाल कुछ ऐसा है, सवाल कुछ ऐसा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बॉल को इधर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो ना, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। The height of a tower is 70 मीटर। Height of a tower, इस टावर का हाइट ग्राउंड से 70 मीटर है। After how many seconds the ball will strike the ground? After how many second मतलब कितने देर बाद बॉल विल हिट द ग्राउंड, मतलब बॉल इस ग्राउंड को हिट करेगा कितने देर बाद, ये पूछा है। मतलब सब ये तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। हाँ, वो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट नहीं किया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऊपर किया है। कैसे करेंगे सवाल, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं एकदम जोरदार तरीके से तुमको एकदम बेसिक से बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले इस एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा। सो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा इसका 50 का कंपोनेंट 50 cos 30। सर 50 cos 30 हो जाएगा 50 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा सर 50 sin 30। 50 sin 30 इज नथिंग बट 50/2 मतलब 25। sin 30 की वैल्यू होती है 25। अब अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लेता हूं 0,0, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को बोलता हूं पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन को बोलता हूं नेगेटिव, यही 0 मान 0,0 मान। अब अगर मैं मोशन को वाईथ डायरेक्शन में कंसीडर करूं, कहां कंसीडर करूं, वाईथ डायरेक्शन में। वाईथ डायरेक्शन मतलब यहां पे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और एक्सीलरेशन हो जाएगा नीचे जी। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है वाई डायरेक्शन में, इसको वाई एक्सिस में अप्लाई करता हूं। मैंने बोला एक्स और वाई को अलग अलग देखना, यहां से मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया और फाइनली यहां पहुंचा, तो कितना नीचे आया, तो पार्टिकल कहीं ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो यहां पे फाइनल है और यहां पे इनिशियल है, तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर। नीचे प्लस लिया इसलिए प्लस 70। वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी हो जाएगा -25 इंटू टी,
प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल करोगे तो बेटा 5 आ जाएगा, हाँ ये 5, तो ये बनेगा 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इसको 5 से कैंसिल कर दो आप, तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 5t और माइनस 5 से 70 कैंसिल करोगे तो 12 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा कुछ रिलेशन बनेगा आपका टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ढंग से आप देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना चाहेंगे तो टाइम को बाइफरकेट करते हैं, है ना, इस हम दो हिस्से में बांटे, तो 4 और 3 में बांटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे 14 आएगा, सॉरी ये 14 आएगा, आई एम सॉरी भाई साहब, ये 14 आएगा ना यार, 5 से कैंसिल करोगे ये 14 होगा। सॉरी तो 7 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 2t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 और माइनस 7t प्लस 2t हो जाएगा आपका माइनस 5t। तो t कॉमन निकालोगे तो t माइनस 7 प्लस 2 इंटू t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया सॉल्व कर दिया स्टेप वाइज, है ना। और डायरेक्शन साइंस आपको लेना आता है। मोशन को वाई एक्सिस में कंसीडर किया, लिख देता हूं, मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई एक्सिस, कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन, मोशन इज कंसीडर्ड इन वाई डायरेक्शन, मोशन को वाई डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया। बढ़िया है, ठीक है, जोरदार है। सर कुछ तरीका बताओ यार, तरीका बताता हूं। ऊपर 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया मैंने, 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करूंगा तो 2.5 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में, है ना। छोटा सा MR स्टार में यहां पे बताता हूं ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऊपर जाने का टाइम होता है U/G, तो ये हो गया तुम्हारा 25/10 2.5। तो 2.5 सेकंड में पार्टिकल ऊपर कहीं पहुंचा है और यहां पे रुका है, वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं, और फिर नीचे आया यहां तक। तो 2.5 सेकंड तक अगर पार्टिकल चलता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 सेकंड में चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में 20, तो 3 सेकंड में चलता है पार्टिकल 45, तो 45 से 20 के बीच में 25-30 मीटर चलेगा, इससे ज़्यादा क्या चलेगा, 25-30 के आसपास चलेगा। ये तुम्हारा रहा 70, और यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो 70 प्लस ये चल निकाल लो 30, 100 कुछ आ गया, तो 100 आ गया। ऊपर जाने में 2.5 सेकंड टाइम लग चुका था, 100 चलने में इसको टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर चलने में इसको टाइम लगेगा 4.5 के समथिंग, 4.5 के समथिंग, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5 ही क्यों, तो देखो 4 सेकंड में 80 मीटर, हाँ सर 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, हाँ तो 100 सेकंड में 100 मीटर कितना चलेगा, ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास आएगा। तुम नहीं 4 ही मान लो ना, कोई बात नहीं, 4 मान लो, 4.3 मान लो, 4.6 मान लो, कुछ भी मान लो, 5 तो नहीं मान सकते क्योंकि 5 मीटर में तो 125 मीटर चलता है, ये तो 100 हुआ टोटल जोड़ के, समझने वाले बच्चे समझेंगे बस। तो ये हुआ तुम्हारा टाइम 4 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग, तो 4 2 6 पॉइंट समथिंग, 9 सेकेंड आंसर नहीं जा सकता क्योंकि ये 5 से ज्यादा होगा नहीं और ये 2.5 है, तो 5 2 7, तो 7 सेकंड से ज्यादा जा नहीं सकता, 5 सेकंड होगा नहीं क्योंकि 2.5 ये लग चुका है, तो 2.5 ये लगा है तो 2.5 ये भी लगेगा, है ना। तो 2.5 तो टोटल 5 सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर मान लो पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो 2.5 जाने का, 2.5 यहां तक आने का, तो यहां तक आने का एक टोटल 5 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। और यहां 5 सेकंड टोटल लग नहीं सकता, ये 5 सेकंड लग नहीं सकता क्योंकि 125 मीटर हाइट हो ही नहीं पा रहा, तो ये 5 सेकंड लग ही नहीं सकता क्योंकि ये 70 है और ये 30-40 है, तो ये 5 सेकंड लग नहीं सकता। ये 2.5 लगा है तो 5 + 2 7 से ज्यादा होगा नहीं, और 5 से ज्यादा होगा तो 5 से ज्यादा मतलब ये यहां पे ऊपर जाने का 2.5 सेकंड, तो 3 सेकंड जस्ट तो होगा नहीं, तो ये 7 सेकंड आंसर है। भूल जाओ, तुम स्किप कर दो, तुमको समझ आया तो ठीक, नहीं तो स्किप कर दो, ये कोई जो नेसेसरी चीज नहीं है। 7 सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया है, 7 सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे चलते, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 10 मीटर। अच्छा, इस टावर से जिसका हाइट सिर्फ 5 मीटर है, उससे बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, और ये जहां पे गिरा है वो 10 मीटर है, ठीक है साहब, हुड ऑफ द टावर। देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज, ये पूछा है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी पूछा है। कैसे करेंगे सवाल को, बड़ा आसान, सुनना ध्यान से। सर एक बात बताओ,
इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो तो सिंपल होता है √2h/g। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहे तुम जितनी मर्जी से फेंक लो, इसका टाइम फ्लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा नहीं। हाइट 5 मीटर है तो रख दो यहाँ पे, 1 सेकंड आना है वैसे तो 2 × 5 / 10, 10/10 1 सेकंड। और ये टोटल 10 मीटर चला है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, तो रेंज बराबर होता है एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज तुम्हें 10 पता है, एक्स एक्सिस वेलोसिटी रहने दो जितना एक्स में दिया है, टाइम फ्लाइट 1 आ गया, तो ux = 10 मीटर पर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। कितना आसान है, एक्स और वाई को अलग अलग करके बस सोचना था, एक्स और वाई को अलग अलग करके बस सोचना था। अब मैंने कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले सवाल लिया है, ऐसे ही कंसेप्चुअली बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अ बॉडी एक्स इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एट द सेम टाइम another body y, ये दो बॉडी x and y बॉडी है, another body y is thrown horizontally from the same position with velocity u, both body thrown horizontally with velocity u, both body will reach the ground at the same time. True. Why it is true? क्योंकि time of flight does not depends on velocity given in horizontal direction, does not depends on velocity given in horizontal direction। ड्रॉप करना मतलब वर्टिकली वेलोसिटी 0 है, और हॉरिजॉन्टल फेंकना में भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट देखिएगा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, देन रेंज ऑफ द पार्टिकल इज u × √2h/g। क्या सही है? यस, ट्रू। हाइट को कैपिटल H लिख दो, ट्रू। क्यों? प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, तो इसका रेंज देखोगे मतलब एक्स एक्सिस में कितना आगे गया है, तो रेंज होता है एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h/g, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ पार्टिकल स्पीड इज 0, रॉन्ग। इन प्रोजेक्टाइल मोशन लिख देता हूं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बच्चे यहां पे गलती कर लेते हैं, रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? स्पीड मिनिमम होता है, स्पीड इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, यस ट्रू। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, नो, फॉल्स। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना तुम दोगे उतना कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। यहां पे एक सवाल और ले लिया मैंने, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, है ना। सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हमने, हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस पढ़ा, ये हाइट से मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे प्रोजेक्ट किया है। अब अच्छे से देखना बेटा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin 30, u बोलो 10 और sin 30 हाफ मतलब 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पे आप ओरिजिन मान लो 0,0, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव निगेटिव मान लेते हैं। सर अभी भी निगेटिव क्यों मान रहे हो? क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट को इस पाथ को ट्रेवल करके पहुंचना यहां है, इस पॉइंट से फेंका, इस पॉइंट पे पहुंचा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? क्योंकि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगा के ही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता आया हूं हमेशा से, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100, क्योंकि ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहां से यहां के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? 100 मीटर। इसलिए मैंने नीचे पॉजिटिव लिया है। ऊपर वेलोसिटी है तो ये माइनस हो जाएगा, -5t ut -5t प्लस हाफ g की वैल्यू 10 × t², तो ये बनेगा 5t², ये बनेगा 5t² -5t -100 इज इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल कर दो, t² -t -20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 5 से कैंसिल किया ना, -20 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा t² -5t प्लस 4t -20 इज इक्वल टू 0। बहुत सही बेटा, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड इज द टाइम ऑफ लाइट। आगे दो लाइन तुम खुद भी कर लो ना, 5 सेकेंड, तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना। सर रेंज क्या होगा? तो रेंज के लिए आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करोगे। रेंज हमेशा होता है x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट।
एक्स की वेलोसिटी बोलो कितनी है सर? एक्स की वेलोसिटी होगी ux होगा आपका v cos 30 है ना, cos 30, तो v 10 cos 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 30 होता है √3/2, ये कैंसिल होगा 5√3, तो x की वेलोसिटी हो गई 5√3 और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाला हमने 5 सेकेंड, तो ये हो गया 25√3 मीटर इज योर रेंज। ठीक है बेटा, ये केस भी हमने देख लिया। एक एससीबी में जोरदार सवाल है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट बॉल विल फॉल्स ऑन अ nth स्टेयर। कभी सीढ़ियों पे बैठ के बॉल खेला होगा तुमने, सीढ़ियों पे बैठ के बॉल खेला होगा, है ना। मान लो सीढ़ी के नीचे तुम्हारा छोटा भाई बैठ गया, तुम ऊपर बैठो, तुम ऊपर से फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर फेंकना। तो ऐसा ही कोई सवाल है कि सीढ़ी है, ये बना हुआ स्टेयर्स है, स्टेयर्स की हाइट है a, विड्थ है b, हाइट है a और विड्थ है b, ये कोई nth स्टेयर्स है। बॉल को हॉरिजॉन्टली मैंने यहां से फर्स्ट स्टेयर से मैंने फेंका, फर्स्ट स्टेयर्स, इस तरह के पाथ फॉलो करके वो nth पे टकरा है। तो बोला है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट विल फॉल ऑन nth स्टेयर्स। मिनिमम वेलोसिटी में कितना दूं कि nth स्टेयर्स पे जाके वो गिरे। nth स्टेयर्स यहां, ये फर्स्ट स्टेयर हो गया यहां तक, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरीके से बहुत सारे स्टेयर्स बने। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने प्रोजेक्ट किया है। तो सबसे जोरदार बात यह है कि कितना मैक्सिमम हाइट इसको ट्रेवल करना है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा सर? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा √2h/g, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है मैंने, वर्टिकल वेलोसिटी तो दिया नहीं है। और टाइम फ्लाइट में हाइट लेना, हाइट कितना लूं? तो एक स्टेयर की हाइट a है, तो दूसरे स्टेयर की हाइट कितनी होगी? 2a, 3a, 4a। nth स्टेयर पे गिरना है तो टोटल हाइट कितना ले? ध्यान से सोच के बताओ, टोटल हाइट कितना ले? तो टोटल हाइट कितना चला है, सुनो, यहां पे एक लॉजिक होता है कि nth स्टेयर पे टकराना है ना, तो n मत लो, n-1 लो। सर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम पूछी है। मिनिमम का मतलब है कि मान लो 5th स्टेयर पे तुम्हें फेंकना है, तो 4th को क्रॉस करा दोगे तो 5th पे तो पहुंच ही जाएगा ना। जैसे मान लो ये स्टेयर्स बनाया मैंने, सॉरी, ये पहला स्टेयर्स बनाया, ये पहला स्टेयर्स बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया। मैं तुमसे बोलता हूं कि मैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि सेकेंड स्टेयर्स पे पहुंच जाए, तो मुझे मिनिमम वेलोसिटी इतना देने की जरूरत है। एक स्टेयर्स को जस्ट क्रॉस कर जाए तो सेकंड पे तो जाके गिरेगा। अच्छा बताओ कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि थर्ड स्टेयर्स पे चला जाए? तो थर्ड स्टेयर्स जाने का मतलब एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है, दोनों ही थर्ड स्टेयर्स पे गए। थर्ड स्टेयर्स पे पहुंचने का, यहां भी पहुंचे, जस्ट इसको क्रॉस कर जाए तो थर्ड पे पहुंच जाएगा, और यहां से यहां तक थर्ड ही है। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल है कि यहां पहुंच जाए बस। तो बोलेगा ना nth, तो तुम्हें सॉरी बोलेगा nth, तो तुम्हें n नहीं लेना, तुम्हें n से एक कम लेना है। तो जो हाइट होगी ना, हाइट होगी तुम्हारी n नहीं, n-1 क्या लिखेंगे यहां पे? हाइट √, अभी हाइट को अच्छी रहने दो, कोई बात नहीं। रेंज r बराबर x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज को क्या लोगे बताओ? तो रेंज को जस्ट nth पे पहुंचना है तो n-1 को क्रॉस करा दूंगा, तो n-1 इंटू b बराबर x की वेलोसिटी u इंटू टाइम फ्लाइट को रखो 2n-1 इंटू a बटा g, ये लिखो। अभी रूट उधर चला जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए? u चाहिए था बस, तो हमें u निकालना ना बेटा, u निकालना, तो इसको उधर ले जाओ, तो इसको उधर ले जाओगे तो u मिनिमम, g ऊपर चला जाएगा एज इट इज, ठीक है। ये तुम्हारा रूट अंडर है ना, ये भी रूट के अंदर है, तो ऐसे जाएगा g डिवाइडेड बाई 2n-1 इंटू a, और वो बाहर में है n-1 इंटू b, n-1 इंटू b। यहां पे बस लॉजिक यही देखना है कि n-1 लेना है। nth स्टेप पे भेजने के लिए मिनिमम वेलोसिटी पूछा है। सिर्फ वेलोसिटी पूछता तो n भी ले लेते, लेकिन मिनिमम पूछा है बेटा, सिर्फ वेलोसिटी पूछे ना, सिर्फ वेलोसिटी, तो आप रेंज को लो na, है ना, और हाइट को लो हाइट को लो na, हाइट को क्या लोगे? na, और रेंज को क्या लोगे? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? एक स्टेयर की डिस्टेंस b, दूसरे की b, तीसरे की b, चौथे की b, तो nb, लेकिन n-1 भी लो, मिनिमम पूछा है तो n-1 भी लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम समझ गए बेटा? देखो मैं फिर से समझाता हूं, अगर आपको सेकंड स्टेज पे जाना है, देखो मिनिमम वेलोसिटी पूछने का क्या रीजन होता है। अगर मान लो तुम्हें ऐसा स्टेयर्स बना है, तुम्हें बॉल को यहां से फेंका, ये स्टेयर्स बना ऐसे, ये स्टेयर्स बना है,
हैंग कर गया, 1 मिनट बस, हाँ आ गया। तुम्हें थर्ड पे पहुंचाना है, तो थर्ड पे पहुंचाने के 2 रास्ते हैं, 2 तरीके से पहुंचा जा सकते, एक ऐसे मिनिमम से और एक मैक्सिमम से। तो उसमें कोई भी वेलोसिटी पूछे ना, कोई भी सिंपल वेलोसिटी पूछे तो n को थर्ड लो, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी पूछे तो मिनिमम पाथ ये होगा बस। ठीक है बेटा, मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, तो सुनो सर ये तो लिख लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये रूट के बाहर है n-1, इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो n-1 का होल स्क्वायर जाएगा, ये n-1 है तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा रूट अंडर g बटा 2a, b को भी अंदर ले जाओगे तो b स्क्वायर इंटू n-1, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, हाँ सही है एकदम, डायमेंशन चेक कर रहा था मैं। तुम यहां से डायमेंशन से भी खेल जाओगे, अगर एग्जाम में ये सवाल आया ना तो डायमेंशन से खेल जाओगे, डायमेंशन चेक कर लेना, डायमेंशन सही है। एक लेंथ है, विड्थ है, तो उसका डायमेंशन होगा मीटर में, बी भी मीटर में होगा, है ना, इस तरीके से डायमेंशन से खेल सकते हो। अच्छा, मैंने सर्सन रीजन भी लिया आज, ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए लिया, इसका और कोई मकसद नहीं है। 2 बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेज आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट स्पीड, है ना, विथ डिफरेंट स्पीड, they reach the ground simultaneously. 2 body of different mass are projected horizontally with different speed. Different mass, different speed. तो ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट मास पे डिपेंड करता है, ना टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। रीजन इसका दिखा है, फॉर बोथ बॉडी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0, एकदम रिसर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही तो एक्सप्लेनेशन है कि both body the vertical component of initial velocity 0, and vertical component of initial velocity अगर 0 हो गया, तुम एक को u से फेंक रहे हो और एक को v से फेंक रहे हो, लेकिन vertical डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो हम 0 ही लेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट, यस, हेवियर द बॉडी ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट। ये दोनों अलग बात है, घबराना मत बेटा, सर्सन रीजन अब एग्जाम में नहीं आता, बस मैंने ऐसे ही लिया है। एसेसन रीजन चाहो तो तुम मिटा दो क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, बस कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये सवाल लिए। अब देखो 2 स्टेटमेंट समझ लो, तुम तो 2 स्टेटमेंट समझ लो, 2 स्टेटमेंट है, उसको ट्रू फॉल्स लिखना है, तुम ये समझ लो बहुत है। एसेसन रीजन अब किसी भी एग्जाम में नहीं आते, 2 स्टेटमेंट है, इसको ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट, यस ट्रू, ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है बेटा, ट्रू है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, इसमें मास कहीं नहीं आ रहा। हेवियर द बॉडी ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट, सही बात है यार, जितना हेवी ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सही बात है, भारी ऑब्जेक्ट है तो उसको फेंकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन ऐसे नहीं है। When body is dropped or thrown horizontally from the same height, it would reach the ground at the same time. ऐसे सवाल मैंने ट्रू फॉल्स में करा दिए, न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए, कोई खास बात नहीं है, उठा देते हैं सवाल, है ना। अब आते हैं जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, होमवर्क क्या दिया था कि x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, देन फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, ऐसा कुछ दिया था। देखो बेटा, सबसे पहले पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हम फाइनल टाइम पे, जैसे 3 सेकेंड फाइनल टाइम हो गया, इनिशियल टाइम पे पोजीशन निकालेंगे, उसको घटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन नहीं होता, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ का लेंथ। तो सर ऐसे सवाल में तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी, मैं हूं ना। सबसे पहले होल स्क्वायर खोल लो, तो x इज इक्वल टू होगा टी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो 2a की वैल्यू t और b की वैल्यू -t, तो ये हो जाएगा -40 प्लस 4, ये आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2t - 4। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आ रहा देख लो, तो ऑब्जेक्ट विल कम्स टू एट रेस्ट जब वेलोसिटी को आप 0 रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2t - 4, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा। 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का कहां पे आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और हमें डिस्टेंस 3 सेकेंड तक पूछा है। तो इसका एक मेथड ये है कि फाइनल पोजीशन आप निकाल ले 0 पे, फिर आप पोजीशन निकाल लें
पोजीशन निकाल लें t इज इक्वल टू 2 पे जहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फिर पोजीशन निकाल लें आप t इज इक्वल टू 3 पे, और 3 पार्ट से सवाल को सॉल्व करें। ठीक है ना, एक तरीका ये है, जबकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी कैलकुलेशन वाइज है। तो सर आप कैसे कर सकते हो? तो मैं एक तरीका आपको बताता हूं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही तो बताता है। इसी ऑब्जेक्ट को जो मैंने क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई। v टाइम के साथ एकदम लीनियर है। इस रिलेशन में v को अगर y एक्सिस पे पुट कर दो और x एक्सिस पे टाइम को पुट कर दो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो y बराबर mx प्लस c से, तो बताओ इंटरसेप्ट क्या है? सर इंटरसेप्ट है v वर्सेस t का। बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन में ग्राफ प्लॉट करना बहुत अच्छे से सिखाया था। तो इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो -4 से ग्राफ शुरू होगा, यहां से -4 से, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली कट कब करेगा? तो बताओ वेलोसिटी कब 0 होगा? टाइम को 0 रखो, सॉरी टाइम को 0 रखो तो वेलोसिटी -4 है। देखो टाइम को 0 का वेलोसिटी -4 है। टाइम को 2 रखोगे तो 2 दूना 4 -4, देखो यहाँ पे वैसे भी 2 सेकंड में वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हमें 3 सेकंड तक देखना है तो 3 सेकंड रख दो, टाइम को 3 रख दो, देख लो वेलोसिटी क्या रहा है। टाइम को 3 रखोगे, टाइम को यहाँ पे 3 पुट करा तो 3 मल्टीप्लाई टू 6 -4 2 आ गया। देखो कितना आसान है कि यहाँ पे 2 आ रहा है 3 सेकंड। अब इस टोटल ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल के ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। ये एरिया बोलो कितना होगा? तो ये एरिया होगा बेटा हाफ इंटू बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 4, तो ये आएगा 4 मीटर। और ये एरिया देखोगे तो ये एरिया हो जाएगा बेटा हाफ, 2 से 3 तक बेस हो गया 1 और हाइट हो गया 2, 2 से 2 कटेगा 1 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 3 मीटर और डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5 मीटर। बहुत मुश्किल सवाल है, ऐसे सवाल नीट में आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन हमको करना आना चाहिए। और देखो कोई खास नंबर ये भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t-4 आ गया, तो हमें पता है कि 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट रुक रहा है। और vt ग्राफ आप क्यों नहीं बना सकते बेटा? ये रहा तुम्हारा वेलोसिटी जिसको आपने y एक्सिस से प्लॉट किया, तो ये हो गया y बराबर mx, x को x एक्सिस पे आपने टाइम प्लॉट किया -c। स्लोप देख लो, इंटरसेप्ट देख लो, इसको रीयूज करो। इंटरसेप्ट -4 है, स्लोप पॉजिटिव है तो x एक्सिस तरफ झुका होगा। और देख लिया हमने वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, तो देखो यहाँ पे टाइम को 2 रखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 -4, वेलोसिटी यहाँ पे 2 सेकंड पे 0 दे रहा है। और हमें कहां तक एनालिसिस करना है? 3 सेकंड तक। तो टाइम को हमने 3 सेकंड पुट करके देख लिया वेलोसिटी कितना आ रहा है, क्योंकि हमें वाइट कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे 3 सेकंड पुट करा, 3 मल्टीप्लाई टू 6 -4 2 आया, तो 2 आया। और इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर दिया, बात खत्म। अब भी तुम्हें ये लाइन नहीं बनाना पड़ा, ऐसा लाइन बना के सॉल्व करते हैं लोग। यहां से यहां गया, फिर रुका, फिर यहां आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। तुम्हें 3 पोजीशन अलग अलग निकालने पड़ेंगे। और ये ग्राफ बनाओ, तुम्हें सब मिल गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिख गया। ये निगेटिव है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया, और डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बताइए जोरदार तरीके से समझ आया कि नहीं है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के डीपीपी बहुत अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया। अब रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।